हाँ बेटा, तो मैं आपको ये बताई थी, जैसे अभी आपने पूछा कि भाई ये रेड कलर क्यों देते, तो रेड कलर देने के पीछे रीजन जो है बच्चा, ये ब्रांच है ना, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, कॉइलिंग नहीं है। जैसे कि उसमें इस तरह से हेलिक्स फॉर्म था स्टार्च में, तो उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते थे कॉम्पैक्ट। जब आयोडीन के मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली डिपॉजिट हो जाते थे तो वो ब्लू कलर देता था। ये ब्रांच है लेकिन हेलिकल फॉर्म में नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल ट्रैप तो होते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं ट्रैप होते हैं। तो जब आयोडीन के मॉलिक्यूल कहीं कहीं ट्रैप होते हैं ना, तो कम मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसकी वजह से उसका कलर कैसा अपीयर होता है, रेड कलर। एक्चुअली बेटा आयोडीन का कोई रिएक्शन नहीं होता है कि हम सोचे कि स्टार्च के साथ रिएक्शन करके वो रेड कलर दे रहा है, नहीं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए तो वो अपीयर कर रहा है ब्लू ब्लैक कलर, जितने कम मॉलिक्यूल ट्रैप होंगे तो वो अपीयर करेगा रेड कलर। तो ग्लाइकोजन के साथ इट गिव्स रेड कलर, दैट इज द रीजन। ओके बच्चा, क्लियर है बेटा? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, आई वाज टेलिंग यू कि ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ स्टोर होता है, इट गेट स्टोर इन द लिवर एज वेल एज इन द मसल्स। क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो हम कहेंगे लिवर। लेकिन अगर जैसे मान लो मेरी बॉडी में सपोज 1 किलो मान के चल रहे हैं, ऐसे मैं कोई एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, सपोज करके चलो कि 1 किलो ग्लाइकोजन मेरी बॉडी में स्टोर है। तो अब उस 1 किलो का मैक्सिमम पार्ट मेरी मसल में स्टोर होगा कि भाई अगर 1 किलो में से 800 ग्राम तो मेरी मसल्स में स्टोर है, 200 ग्राम लीवर में। फिर आप क्या कहोगे, मैम अभी अभी तो आपने कहा था लीवर में ज्यादा स्टोर होता है, मसल्स में कम स्टोर होता है, यही बोला था ना मैंने बेटा। और अब मैं कह रही हूँ मसल्स में 800 ग्राम है और लीवर में 200 ग्राम है, तो भाई ये तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रही हो। तो बच्चा हम यहाँ पे जो स्टोर करके और पूछते हैं कि किसमें ज्यादा स्टोर है ना, वो पर यूनिट, जैसे आप नहीं कहते मीटर पर सेकेंड कि 1 सेकेंड में कितने चला, उसके हिसाब से। भाई लीवर का जितना वजन है, लीवर की सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो अमाउंट, और मसल सेल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है एक लिवर सेल और कंपैरिजन टू एक मसल सेल, जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो लिवर सेल्स ज्यादा स्टोर करती है एज कंपैरिजन टू मसल सेल्स। लेकिन क्योंकि मसल सेल्स हमारे पास बहुत सारी है, लीवर तो 1 ही किलो 1.5 किलो का ही, लीवर तो 1.5 किलो का होता है ना, 1.5 kg का होता है, और मसल्स तो काफी सारी होती है। हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट मैं मान के चलूं तो 20 to 30% वेट तो मसल्स का ही होता है बच्चा। तो आप ये देखो कि मसल्स का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ग्लाइकोजन वहां ज्यादा स्टोर है। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो सर घुमा दिया, कुछ मत घुमाओ, सिर्फ ये याद रखो, liver cell store more glycogen as comparison to muscle cells, बस इतना सा याद रखो, दोनों जगह स्टोर होती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आप लोगों का ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज पॉलीसेकेराइड इनुलिन। इनुलिन का तो एक ही लाइन में दे रखा है एनसीईआरटी बुक में भी, और बाकी जगह कुछ नहीं दे रखा, वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं। लेकिन ये एक लाइन ही आके और हंगामे करके चली जाती है। इनुलिन का मोनोमर फ्रक्टोज, FRUCTOS। तो बेटा फ्रक्टोज का मोनोमर, इसका इनुलिन का मोनोमर फ्रक्टोज है, ठीक है जी। Many molecule of fructose combined together to give inulin, ओके। कहाँ स्टोर रहता है तो बताया था बेटा, द राइजोम ऑफ द डाहेलिया एंड द एंटीचोक, दोनों ही प्लांट्स के नाम है, उनके राइजोम्स में ये फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इनुलिन। इतना ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट और आता है दैट इज सेल्यूलोज, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज जो है बच्चा, इट इज ऑल्सो मैम द, हाँ बेटा, मैम ये इनुलिन जो होता है मैम, ये जो किडनी टेस्टिंग में भी यूज करते हैं क्या इसको? हाँ हाँ, वो बताती हूँ। एक्चुअली इसको हम लोग जैसे अगर किडनी हाउ मतलब जैसे कह देते हैं ना कि किडनी फंक्शनल है या नहीं है, जैसे अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम है, तो रीनल प्रॉब्लम है तो जैसे कई बार आपने सुना होगा किसी के कहते हैं इसकी 80% किडनी फेल हो गई है, इसकी 20% रीनल फेलियर है, किसी का 10% रीनल फेलियर है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए इनुलिन को यूज किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि इनुलिन का जो रीएब्जॉर्प्शन हम लोग मान के चलते हैं, है ना, वो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है तो वो उसके बेसिस पर कि भाई वो उसे रीएब्जॉर्ब कर रही है, और कर रही है तो कितना रीएब्जॉर्ब कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो कितना परसेंट नहीं कर रही। तो वो किडनी को टेस्ट करने के लिए कि भाई किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या कितना पार्ट किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, उसके लिए हम लोग इनुलिन को यूज करते हैं, राइट, है ना। तो ये यूजुअली उसमें दिया रहता है रेफरेंस को। नेक्स्ट आता है बच्चा सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, और किसका पॉलीसेकेराइड है बच्चा, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों ही, और स्टार्च और ग्लाइकोजन तीनों ही ग्लूकोज के ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड, हाँ ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टार्च और सेल्यूलोज। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सेल्यूलोज में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड होता है बीटा, मैं बता रही हूँ ना, हाँ ये मेरा 1993 का प्रॉब्लम, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो सेल्यूलोज होता है वो अनडाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, तो जितनी भी प्लांट की सेल वॉल है, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। वो अलग बात है कि प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेकेंडरी टर्शरी जो सेल वॉल बनती हैं वो किसकी बनती जाएंगी, उसमें डिपोजिशन होने लगती है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, फिर सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, तो वो डिपोजिशन होती जाएगी, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। अब बच्चा इसके अंदर हम लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि भाई ठीक है ये सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज अनडाइजेस्टेबल है, बट स्टिल काम क्या करता है, तो फिर हमारे लिए कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। एनिमल्स, खासकर कौन से वाले एनिमल्स बेटा, र्यूमिनेंट एनिमल्स, हाँ र्यूमिनेंट एनिमल्स को हम कर्ड चूइंग एनिमल्स भी कहते हैं। कर्ड चूइंग एनिमल्स क्या होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा गाय भैंस पहले खाती जाती है, फिर एक जगह बैठ जाती है और फिर मुंह में चबाते रहते हैं। जब मेरी क्लास में कोई बच्चा च्युइंगम चबाता है ना, तो मैं उसको यही कहती हूँ, भैया ये बता दे पिछले जन्म में गाय था, बैल था, भैंस था, क्या था, है ना, क्योंकि पिछले जन्म की याद हो, चबाते रहो। तो एक्चुअली ये र्यूमिनेंट क्या करते हैं, एक बार में खाना खा जाते हैं, इनके अंदर जो स्टमक होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, ये 8th क्लास का पढ़ा हुआ होगा, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, 4 चेम्बर होते हैं। एक चेम्बर में फटाफट घुसाया, वहां से जब तसल्ली से बैठे हैं तो वो सेमी डाइजेस्टेड फूड वापस से उनका आया, उसको वापस से च्यू करा और फिर दूसरे चेम्बर में भेजा। तो ये कट चूइंग एनिमल्स के पास में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट,
और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा कौन डाइजेस्ट कर सकता है? दूसरा कर सकती है टर्माइट्स। अब ये टर्माइट्स जिनको हम दीमक कहते हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक मतलब जो उसके साथ रहता है, बिना उसके ना तो टर्माइट जिंदा रह सकती और बिना टर्माइट के ना वो जिंदा रह सकता। यानी टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, बेनिफिटिंग ईच अदर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक इसको हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है, और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना। जैसे पुराने जमाने की मूवी, हमारे टाइम की मूवी में क्या होता था, एक मूवी थी मुझे तो नाम भी याद नहीं, उसमें क्या दिखाया था कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, फिर वो दोनों शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको अलग कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ, ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स जो है, ये दोनों बच्चे क्या है, दे आर सिम्बायोट, दे लिव टुगेदर, विदाउट ईच अदर दे कैन नॉट सर्वाइव। तो ये ट्राइकोनिम्फा जो है, ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, ये भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, और जिससे टर्माइट सर्वाइव करती है। ट्राइकोनिम्फा को टर्माइट के इंटेस्टाइन में शेल्टर भी मिल रहा है और साथ में फूड भी मिल रहा है, दोनों काम मिल रहे हैं। टर्माइट को सारा फूड मिल रहा है। ठीक है जी, चलो ये तो ये एनिमल्स हो गए। हम क्यों खाते हैं सेल्यूलोज रिच डाइट? वी पीपल आल्सो ईट सेल्यूलोज रिच डाइट। आप कभी भी आप खा रहे हो, जैसे मैं कह दूं ककड़ी, इंग्लिश में बोले तो कुकुम्बर, है ना, खीरा, ककड़ी, ये खाते हैं, पत्ते वाली लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। कोई भी अगर फ्रूट और सॉरी, हाँ बच्चा, वांट टू से मैम रफेज वैली की वजह। हाँ बता रही हूँ, कोई भी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, इवन अगर हम लोग दाल भी खा रहे हैं ना बेटा, तो उसके अंदर भी, दाल के अंदर भी सेल्स ही है, और सेल्स के अंदर सेल वॉल होंगी, सेल वॉल होंगी तो सेल्यूलोज होगी। तो यानी व्हाटएवर प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट यू आर ईटिंग, यू आर गेटिंग सेल्यूलोज, हमें सेल्यूलोज मिलता है। तो अब बात आती है कि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज का क्या काम है? डाइजेस्ट तो हो नहीं सकता, तो बेटा ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में बल्क प्रोवाइड करता है, बल्क ज्यादा। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं बेटा, तो उसमें सेल्यूलोज रिच डाइट खा रहे हैं, तो जो स्टार्च है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लिपिड है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, बच जाएगा अब क्या, केवल सेल्यूलोज। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सेल्यूलोज के साथ में आगे मूव कर जाएगा। देखो एक वैसे एक प्रोसेस बताती हूँ कि जैसे अगर मान लो कहीं पे बहुत थोड़ी सी कहीं पे मिट्टी हो, कहीं थोड़ी सी मिट्टी हो, तो हमें लगता है साफ सुथरा सा घर है, कोई गंदगी नहीं है, हम झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन अगर झाड़ू लगाओ तो बहुत बारीक मिट्टी आपकी निकलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्यों कहा जाता है बेटा कि पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए, पास्ता कम खाना चाहिए, और आप लोगों के मैदा वाले छोले भटूरे नहीं खाना चाहिए। फिर आप कहोगे मैम ये जो इटालियन है ये तो पास्ता रोज खाते हैं, है ना, और पास्ता पिज्जा रोज खाते हैं। तो बच्चा आप लोगों को बताऊं, ऐसे ही जो चाइनीज पीपल हैं ये तो रोज नूडल्स खाते हैं, हम लोगों को आप नूडल्स मना करते हैं। तो एक्चुअली पिज्जा का बेस, पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटी, ये सारे दे आर मेड अप ऑफ मैदा, एंड मैदा इज व्हाट, मैदा इज अ रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड आटा है, बहुत बारीक छाना हुआ। तो जब बारीक छाना हुआ है तो उसमें से उसको इतना बारीक पीसा कि जो केवल स्टार्च था वो सेपरेट हो गया, और ऊपर की जो सेल हस्क वगैरह होती है वो अलग कर। तो जब रिफाइंड फ्लोर है, खाली स्टार्च है, तो मैं उस मैदा की बनी हुई कोई भी चीज खाऊंगी बेटा वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया तो बल्क नहीं बनेगा, बल्क नहीं बनेगा तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा,
हमारी इंटेस्टाइन में लगातार ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे नहीं ले जा पाएंगे। सेल्यूलोज क्या करता है, जब हम पत्ते वाली सब्जियां, देखो चाइनीज लोगों का आप कभी देखो मूवीज वगैरह में, वो लोग खाते हैं ना, खूब सारा तो बाउल में पानी रहता है, उनके बॉल में बहुत सारा पानी रहता है, उसमें नूडल्स रहते हैं और पत्ते ही पत्ते, अलग अलग तरह के पत्ते रहते हैं, यानी पत्ते वाली सब्जी रहती है। बैंगन को भी काट के उसी में डाल देते हैं, कोई भी सब्जी को काट के उसी में, फिर वो ऐसे उठा उठा के वो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिर थोड़े से नूडल खा लेते हैं। तो यानी दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बल्क प्रोवाइड करता है एंड इट एक्ट एज अ रफेज, and this is responsible for the bowel movement. ये हमारी इंटेस्टाइन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द ग्लाइकोजन। लास्ट अपना आता है बच्चा, दैट इज काइटिन, है ना, काइटिन करवा के पढ़ूंगी, खत्म इसको बच्चा। काइटिन में कुछ नहीं है, काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है, बता दिया था, एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का, फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन की, मोनोमर हो जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है, यानी ग्लूकोज के पर एक एसिटाइल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और उस CH3 पर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, उसको हम कह देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, वही पॉलीमर है। तो सिंपली इसका और कोई वो नहीं है, सिर्फ इसका यही दे रखा है कि इट इज, इसका जो मोनोमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है एंड इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन। तो ये बच्चा अपना पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो गया है। कल आप लोग बता दीजिए पॉलीसेकेराइड के बाद में लिपिड करना चाहेंगे या प्रोटीन? लिपिड प्रोटीन्स करा दो, प्रोटीन। हम प्रोटीन्स।